हे गाइस, दिस इज आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू आवर चैनल AK सर केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री में हम एडसॉर्प्शन डिस्कस कर चुके हैं। केमिजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन में हम डिफरेंस कर चुके हैं और जो थर्मोडायनामिक पॉसिबिलिटी एडसॉर्प्शन की वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वे कौन से कारक है, वे कौन से फैक्टर्स हैं जो एडसॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। उन्हीं के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम एडसॉर्प्शन डिस्कस कर रहे हैं गैसेस का एडसॉर्प्शन सॉलिड्स पर, यानी एडजॉर्बेंट सॉलिड है और गैसेस जो है यहाँ पे क्या है, एडजॉर्बेट हैं। एडजॉर्बेट यानी अधिशोष्य। अधिशोष्य यहाँ पे क्या है, गैसेस, और अधिशोषक कौन है, सॉलिड। अधिशोषक कौन है, सॉलिड। ठीक है, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम फैक्टर्स ले रहे हैं वह फैक्टर है factors that affecting adsorption। फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, जो अधिशोषण को प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला फैक्टर हम यहाँ पे ले रहे हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट यानी अधिशोष्य की, अधिशोष्य की प्रकृति। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, गैस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा एडजॉर्बेट क्या है, यहाँ पे गैस है। तो देखिए एडजॉर्बेट की नेचर को यहाँ पे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिजिजॉर्प्शन की अगर अपन बात करें, भौतिक अधिशोषण की हम बात करें, तो भौतिक अधिशोषण यानी फिजिजॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण, गैसों के लिक्विफिकेशन पर डिपेंड करता है। यानी भौतिक अधिशोषण किस पर डिपेंड कर रहा है, गैसों के द्रवीकरण पर। गैसों के द्रवीकरण यानी लिक्विफिकेशन पे डिपेंड कर रहा है फिजिजॉर्प्शन। ठीक है, तो वे गैसें जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, जिनका द्रवीकरण आसानी से हो जाता है, उनका अधिशोषण उतना ही अधिक होता है। इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कौन सी गैसें आसानी से लिक्विफाई होगी, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप अधिक होगा। क्रांतिक ताप 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है, वह मैक्सिमम टेम्परेचर है किसी भी गैस के लिए जिस पर आप केवल दाब लगाकर गैस को लिक्विफाई, द्रवित कर सकते हो। तो किसी भी गैस के लिए क्या बोला हमने, मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम टेम्परेचर। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है जिस पे कोई गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब किसी भी गैस को आपने लिक्विफाई करना है, द्रव में अगर बदलना है, तो उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपके लिए उतना ही इजी उसको अचीव करना होगा। यानी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, नेगेटिव सेंटीग्रेड में होता है, तो वो टेम्परेचर अचीव करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए जिन गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, उस टेम्परेचर को अचीव करना उतना ही ईजी होता है। तो आसानी से द्रवित होने वाली गैसें जिनका पॉजिटिव में क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और पॉजिटिव टेम्परेचर मिल जाता है, तो उनका द्रवीकरण आसानी से हो जाता है। और द्रवीकरण अगर आसानी से हो जाता है तो उनका अधिशोषण, एडसॉर्प्शन भी अधिक होता है। इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, मीन्स जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतराण्विक बल है, उसके मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कौन सी आसानी से लिक्विफाई होगी, जिनमें पार्टिकल्स, जिन गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनके बीच में जितना ज़्यादा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होगा वो उतनी ही आसानी से लिक्विफाई, द्रवित होती हैं।
तो हम क्या कह रहे हैं, कौन सी गैस आसानी से द्रवित होगी, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक हो। और गैस जितनी ज़्यादा आसानी से द्रवित होगी उसका एडसॉर्प्शन उतना ही अधिक होगा। इसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके, देखते हैं इसे, ध्यान दें। तो हमने क्या बोला, गैसों का द्रवीकरण किसका अधिक होगा, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो, अधिक हो। द्रवीकरण भी उन्हीं का अधिक होगा जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक हो। ठीक है, ओके। और जिन गैसों का द्रवीकरण अधिक होगा, आसानी से हो जाता है, जिनका आसानी से द्रवीकरण हो रहा है, तो उनका अधिशोषण भी हम क्या कहेंगे, अधिशोषण, या मैं क्या कहूँ इसे, एडसॉर्प्शन भी क्या होगा, इनका आसानी से होगा। तो कहने का मतलब ये है, वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं उनका एडसॉर्प्शन आसानी से होता है। एग्जाम्पल लीजिए, देखिए हम बात करें यहाँ पे अमोनिया की, हम बात करें यहाँ पे SO2 की। अमोनिया हो गया, SO2 हो गया, इसी प्रकार से मान लीजिए CO2 भी ले लेते हैं। एक तो इस कैटेगरी की गैसेज है। दूसरा हम लें O2, N2, H2, दोनों को कंपेयर करें हम, दोनों में से स्टेबल फॉर्म में कौन सी हमें मिलेगी, ये वाली। ये स्टेबल फॉर्म में क्यों है, दिखाई दे रही है क्योंकि नॉन पोलर टाइप के, ये पोलर है, इनमें किसी भी प्रकार का ध्रुवण नहीं है, इनमें ध्रुवण है। तो इनमें अधिक स्थायी कौन है, ये है। और स्थायी है, इसका मतलब ये द्रवित नहीं होना चाहती है, इनका द्रवीकरण कठिनाई से होगा। क्यों, क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिकता बहुत कम होता है कंपैरेटिव टू दीज, तो इसलिए इनका द्रवीकरण कम होगा। इसलिए इन गैसेज का अधिशोषण, एडसॉर्प्शन भी इनके कंपैरेटिव क्या होगा, कम होगा। जबकि इनकी बात करें, इनमें देखिए दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से मिलके इन गैसेस का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज है उनमें पोलैरिटी प्रेजेंट होगी, और पोलैरिटी प्रेजेंट होगी तो मींस कंपैरेटिव टू दीज दे आर क्या होगी, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और स्टेबिलिटी कम होगी तो इनका लिक्विफिकेशन क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक फॉर्म क्या कहती है कि यहाँ पे जो O2, N2, H2 टाइप की स्टेबल गैसेज है उनके कंपैरेटिव अमोनिया, SO2, CO2 का आसानी से अधिशोषण हो जाता है। रीजन, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर उच्च होता है, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होगा उस गैस का लिक्विफिकेशन भी उतना ही आसानी से होगा, और जितना आसानी से लिक्विफिकेशन हो रहा है तो उस गैस का अधिशोषण भी उतना ही इजीली होगा। आगे बात समझ में, चलें आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम फैक्टर यहाँ पे ले रहे हैं सेकंड, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट यानी अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति के बारे में यहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपके पास में मान लीजिए ये वाला एडजॉर्बेंट है, आपने ये एडजॉर्बेंट ले रखा है, ठीक है, ओके। तो इसमें इस एडजॉर्बेंट को कौन सी सरफेस प्रोवाइड होगी, ये वाली सरफेस इसको प्रोवाइड हो रही है। मान लीजिए ऐसे इसको रखा हुआ है किसी तल पे, तो ये तो प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो ये वाली सरफेसेस इसको एडसॉर्प्शन के लिए प्रोवाइड हो रही है, अधिशोषण के लिए इतनी पृष्ठ इसको मिल रही है, सरफेस मिल रही है, ठीक बात है, ओके। मान लीजिए आपने इसको डिवाइड कर दिया, दो भागों में बांट दिया इस प्रकार से सॉलिड को, तो अब पहले की तुलना में क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन के कंपैरेटिव अब एडसॉर्प्शन के लिए क्या मिल रहा है, अधिक सरफेस मिल रहा है, कम मिल रहा है। देखिए पहले तो कितना मिल रहा था, ये मिल रहा था, ये भी मिल रहा था, ये और ये मिल रहा था। पहले क्या ये वाली सरफेस एडसॉर्प्शन के लिए मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, अब मिल रही है। फिर मान लीजिए इसको और डिवाइड कर दें इस प्रकार से, 4 टाइम डिवाइड कर दें, ऐसे डिवाइड कर दिया। अभी क्या विचार है आपका, एडसॉर्प्शन के लिए जो सरफेस है वो बढ़ी है या कम हुई है, बढ़ी है। देखिए ये वाली सरफेसेस बढ़ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि सॉलिड जो आपके पास में एडजॉर्बेंट है उसको एकदम सॉलिड, एकदम एक पूरे बंच के रूप में न लेकर उसको क्या लेते हैं, फाइनली डिवाइडेड
पाउडर के रूप में लेते हैं। हम क्या करें, इस पूरे के पूरा जो आपके पास में एडजॉर्बेंट है इसको क्या करें, पीस लेंगे तो क्या होगा, इसके बहुत ही छोटे छोटे से हमें पार्टिकल्स प्राप्त हो जाएंगे और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स प्राप्त हो जाएंगे एडसॉर्प्शन के लिए उतनी ही ज़्यादा सरफेस प्राप्त होगी और जितनी ज़्यादा सरफेस प्राप्त होगी एडसॉर्प्शन उतना ही अधिक होगा। यानी एडसॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एडसॉर्प्शन डिपेंड कर रहा है एडजॉर्बेंट की सरफेस के एरिया पर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एडसॉर्प्शन उतना ही अधिक होगा। किसका सरफेस एरिया, एडजॉर्बेंट का, अधिशोषक का। और ये सरफेस एरिया हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम एडजॉर्बेंट को पीस लेते हैं, एकदम पाउडर फॉर्म में ले आते हैं और पाउडर बना लेंगे तो एडसॉर्प्शन के लिए अधिक से अधिक सरफेस एरिया यहाँ पे मिल जाएगा और अधिक एडसॉर्प्शन होगा। बात आ रही है समझ में? ओके, फर्स्ट थिंग क्या करें, पाउडर फॉर्म में काम लें, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एडसॉर्प्शन उतना ही अधिक होगा। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रखिएगा आप लोग। ओके, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड देखते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पे। सीधी सी बात है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एडसॉर्प्शन उतना ही अधिक होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपके पास में पहला काम तो हमने ये कर लिया, दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन है आपके पास में ये एडजॉर्बेंट है। व्हाट इज दिस, दिस इज एडजॉर्बेंट। फर्स्ट एडजॉर्बेंट सॉलिड है, ओके। सेकंड एडजॉर्बेंट हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे हम। सेकंड एडजॉर्बेंट है इस तरह का, ठीक है। यहां पे सरफेस कैसी है, स्मूथ, और यहां पे कैसी है, रफ। क्या लगता है आपको, आप देख के विचार करिए, अपने माइंड को यूज करिए कि एडसॉर्प्शन यहां पे ज्यादा होगा या यहां पे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि एडसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। और सरफेस एरिया कहां पे ज्यादा है, यहां पे सरफेस एरिया क्या है, अधिक है, जबकि यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पे एडसॉर्प्शन अधिक होगा। इसलिए एडजॉर्बेंट क्या होना चाहिए, स्मूथ सरफेस के कंपैरेटिव। अगर रफ सरफेस वाला हम एडजॉर्बेंट लेते हैं तो एडसॉर्प्शन अधिक होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, पहले अपन ने सरफेस एरिया बढ़ाया, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया ही बढ़ा रहे हैं। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड हम क्या करें, एक एडजॉर्बेंट है, इस एडजॉर्बेंट ने पहले से ही कुछ कणों का अधिशोषण कर रखा है। एडजॉर्बेंट ने इनका अधिशोषण कर रखा है, तो यहाँ पे जो अपनी गैस यहाँ पे एडजॉर्ब होने के लिए आएगी, तो क्या उसके एडजॉर्ब होने के लिए यहाँ पे जगह है क्या? भाई पहले से एडसॉर्प्शन कर रखा है अदर पार्टिकल्स का, तो गैस जो आएगी, मान लीजिए ये गैस यहाँ से आ रही है इस तरह से, इस गैस को अपने को एडजॉर्ब यहाँ पे करवाना है, तो क्या इस गैस को एडजॉर्ब होने के लिए यहाँ पे जो सफिशिएंट स्पेस है वो मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। आपका आंसर है नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही है, नहीं मिलेगा। तो क्या करें, अगर हम ये जो पहले से एडजॉर्ब पार्टिकल है इनको यहाँ से हटा दें, यहाँ पे पहले से जो इम्प्योरिटीज यहाँ पे एडजॉर्ब हो रखी है उनको अगर हम हटा दें, तो हटाने पर क्या होगा, हटा दिया, पहले ही एडजॉर्ब थी, हमने इनको हटा दिया, तो अब ये पूरी की पूरी सरफेस फ्री है। तो अब यहाँ पे गैस का मैक्सिमम एडसॉर्प्शन हो सकता है। हमारी जो ये वाली गैस है, इस गैस का अधिकतम यहाँ पे अधिशोषण हो सकता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज को हमने क्या किया है, हटा दिया है। तो इसको कहते हैं सक्रियण करना, एक्टिवेशन करना। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। इसका एक एग्जांपल भी जनरली डिस्कस करते हैं, आपने वर्ड भी सुना होगा, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? देखिए जनरली जो चारकोल है, सामान्य चारकोल है, उसने क्या किया हुआ होता है, मॉइस्चर हो गया, नमी, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स, इन्हें क्या किया होता है, अधिशोषित किया होता है। किसने? चारकोल ने। तो चारकोल को जो एब्सॉर्प्शन करना है उसके लिए सफिशिएंट यहाँ पे इनफ स्पेस नहीं मिल पाएगा, तो क्या किया जाए, इन्हें चारकोल से हटा दिया जाए। इन्हें हटाने के लिए क्या करते हैं, चारकोल को अति तप्त, हाइपर टेम्परेचर वाली, अति उच्च ताप वाली मॉइस्चर के साथ
अति उच्च ताप वाली मॉइस्चर के साथ चारकोल को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है, चारकोल पर जो इंप्योरिटीज पहले से अधिशोषित हुई है वे चारकोल से अलग हो जाती है। और ऐसा चारकोल आप क्या करोगे, चारकोल को हाई टेम्परेचर पे मॉइस्चर के साथ हीट देंगे तो चारकोल क्या होगा, चारकोल से क्या हो जाएगी, इंप्योरिटीज अशुद्धियां अलग हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और अब आपको जो चारकोल मिलेगा वह चारकोल होगा एक्टिवेटेड चारकोल। क्या कहोगे उसे, एक्टिवेटेड चारकोल। आ रही है बात समझ में, ठीक है। किसके साथ में गर्म करेंगे इसे, मॉइस्चर, स्टीम लीजिए भैया, किसके साथ हीट देंगे इसको, स्टीम के साथ हीट देंगे तो यहां से इंप्योरिटीज अलग हो जाएगी। और अब जो चारकोल आपको मिल रहा है उसको एक्टिवेटेड चारकोल कहेंगे, जो कि डोमिनेंट एडसॉर्प्शन शो करेगा। तो यहाँ पे इसकी जो एडजॉर्बेंट है उसमें क्या क्या होना चाहिए, फाइनली पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, या सरफेस है वो स्मूथ ना हो के रफ होनी चाहिए। और एडजॉर्बेंट पे जो पहले से अशुद्धियाँ इकट्ठी हो रखी है वो अशुद्धियाँ क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। उसे अलग कर लें, उसके पश्चात आप उसको काम में लीजिए। तो दीज डू फैक्टर्स, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलें आगे डिस्कस करें थर्ड टॉपिक। ओके, थर्ड टॉपिक डिस्कस कर। थर्ड फैक्टर है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। क्या कहता है, देखिए एक मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक एडजॉर्बेंट रखा हुआ है। ये क्या है, एडजॉर्बेंट। भाई एडजॉर्बेंट में बार बार आपको बता रहा हूं, अधिशोषक का ही इंग्लिश वर्ड है एडजॉर्बेंट। इसमें एक गैस है जो कि है एडजॉर्बेट, ठीक है। और इस सिलेंडर में क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। इस सिलेंडर में ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। ओके, एडजॉर्बेंट क्या कर रहा है, गैस को एडजॉर्ब कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, यदि इस पिस्टन को पुश किया जाए, यदि इस पिस्टन को दबाया जाए, नीचे की ओर लाया जाए, तो आपका विचार क्या कहता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंडीशन, कि अगर आपका पिस्टन पहले वाली कंडीशन में न रहकर आप पिस्टन को कहां ले आए, नीचे ले आए, पिस्टन को कहां ले आए, नीचे ले आए, तो पिस्टन नीचे आने से क्या होगा, आपको क्या लगता है, क्या गैस का अधिशोषण बढ़ेगा, गैस का अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ाओगे और बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ाओगे और बढ़ाओगे। पर मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, क्या प्रेशर बढ़ाते रहोगे तो अधिशोषण बढ़ता ही रहेगा क्या? भाई प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो गैस का अधिशोषण बढ़ रहा है। जो सरफेस यहाँ पे अवेलेबल है वो सरफेस पे क्या हो रही है, गैस अधिशोषित होती जा रही है, एडजॉर्ब होती जा रही है। पर सरफेस की कोई लिमिट तो है ना, इनफाइनाइट सरफेस तो नहीं है ना। यहाँ पे सरफेस जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे उस सरफेस पे क्या होगा, गैस का एडसॉर्प्शन होता जाएगा। एटलीस्ट क्या होगा, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का एडसॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा, गैस का अधिशोषण स्थिर हो जाएगा। आप उसके बाद कितना भी प्रेशर बढ़ा रहे हो तो गैस का अधिशोषण बढ़ नहीं रहा है। क्या रीजन है, क्योंकि जितनी पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना सरफेस एरिया अवेलेबल था उस पे गैस एडजॉर्ब हो चुकी है। अब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या इफेक्ट आएगा, जो स्पेस ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, एडसॉर्प्शन करने के लिए यहाँ पे एरिया ही अवेलेबल नहीं है, तो गैस एडजॉर्ब होगी कहाँ से। तो यहाँ पे प्रेशर जब आप बिगिनिंग में बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, गैस का एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। यूनिट एरिया की हम बात कर रहे हैं, इकाई क्षेत्रफल ले लीजिए कोई सा भी, ये इतना ले लिया, तो इस पर पहले आप दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा, गैस का जो अधिशोषण है, एडसॉर्प्शन है वो बढ़ेगा। फिर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, बढ़ रहा है, फिर बढ़ा रहे हो, बढ़ रहा है। पर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उसके पश्चात आप कितना भी प्रेशर बढ़ाते जाएं गैस का अधिशोषण बढ़ेगा नहीं, गैस का एडसॉर्प्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस यूज हो चुका है, अब यहाँ पे एरिया अवेलेबल ही नहीं है। तो इसे ही यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर
अगर इंक्रीज करते हैं तो गैस का एडसॉर्प्शन क्या होगा, एडसॉर्प्शन ऑफ गैस, एडसॉर्प्शन ऑफ गैस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पर हमेशा ऐसा नहीं कि इंक्रीज होता ही रहेगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उसके पश्चात गैस के कितना भी आप प्रेशर बढ़ा दें, आपके गैस का एडसॉर्प्शन बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या बनाएंगे, एट द constant temperature, at the constant temperature, स्थिर ताप पर a graph between xm of gas and xm, इसको मैं बोल दूं अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन। A graph between xm and pressure known as adsorption isotherm, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, स्थिर ताप पर किसी गैस के अधिशोषण की मात्रा तथा दाब के मध्य खींचा गया ग्राफ अधिशोषण समतापी कहलाता है। तो देखिए ये है इंपॉर्टेंट टर्म है, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म या अधिशोषण समतापी। इसमें सब चीजें प्रेशर हम जानते हैं क्या होता है, इसमें अपने देखना है एक्स बटा एम क्या है। एक्स एम को हम कह रहे हैं अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्प्शन, ठीक है, गैस के अधिशोषण की मात्रा, इसको क्या बोल रहे हैं, गैस के अधिशोषण की मात्रा। तो अधिशोषण की मात्रा को हम यहाँ पे x बटा m से शो करें तो व्हाट इज x एंड व्हाट इज m, ये हमें पता होना चाहिए। x क्या है, अमाउंट ऑफ गैस, x क्या है, अमाउंट ऑफ गैस, और m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। x अमाउंट ऑफ गैस, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, गैस की मात्रा, और अधिशोषक के द्रव्यमान को x बटा m से हम शो करते हैं। तो ये क्या है, गैस के अधिशोषण की मात्रा। अब हम यहाँ पे इसके लिए आइसोथर्म बनाते हैं कि किस प्रकार का बनता है। देखिए हम दो एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज द y एक्सिस और x एक्सिस। यहाँ पे हम x बाई एम ले लेते हैं। x बाई एम मैंने आपको बता दिया है गैस के अधिशोषण की मात्रा है, ये अमाउंट ऑफ गैस है, और ये मास ऑफ एडजॉर्बेंट है। और इस तरह हम क्या ले लें, प्रेशर P, ठीक है। हमने क्या कहा था, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो क्या होगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। पर क्या बढ़ती रहेगी, नहीं, बढ़ाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, गैस के अधिशोषण की मात्रा घटेगी, बढ़ेगी, फिर कम बढ़ेगी, और एक प्रेशर की वैल्यू ऐसी आएगी,
एक दाब का ऐसा मान आपको मिलेगा कि उसके पश्चात दाब बढ़ाने पर गैस के अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ेगी, चाहे आप प्रेशर कितना भी बढ़ा दें। देखिए इस वाली वैल्यू तक प्रेशर बढ़ाने पर गैस के अधिशोषण की मात्रा बढ़ी है, एक्सएम की वैल्यू बढ़ रही है ना, जैसे जैसे आप पी को इंक्रीज कर रहे हो एक्स बटा एम का मान भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट ये वाली वैल्यू देखो, इसे देखो आप, इसके पश्चात क्या हुआ, प्रेशर आप कितना बढ़ाए जा रहे हो, बट एक्स बटा एम क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। एक ऐसा प्रेशर जिसके पश्चात दाब बढ़ाने पर गैस के अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ती है, एक्स बटा एम नहीं बढ़ता है, उसे कहते हैं पी एस। व्हाट इज पी एस? पी एस है सैचुरेशन प्रेशर। पी एस क्या है? सैचुरेशन प्रेशर, संतृप्ति दाब। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, संतृप्ति दाब भी कहते हैं, पीएस। ये वाला ग्राफ हमें प्राप्त होता है कब? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ओके। अब देखिए इसी ग्राफ से रिलेटेड जो हमें कर्व दिखाई दे रहा है, इसकी फ्रेंडलिक ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी, इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन फ्रेंडलिक ने किया था। इसीलिए हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं, इसकी कौन सी कैलकुलेशन, इसका एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल किसने किया था? फ्रेंडलिक ने। फ्रेंडलिक्स आइसोथर्म, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंडलिक आइसोथर्म, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, अधिशोषण समतापी, फ्रेंडलिक आइसोथर्म, फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, एडसॉर्प्शन भी देंगे ना साथ में, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। देखिए फ्रेंडलिक ने क्या कहा कि प्रेशर की लोअर वैल्यू पे, जब तक प्रेशर का मान कम है, लो है, एट द लो प्रेशर, यहां पे, यहां तक देख लीजिए इस ग्राफ को, तब तक आपको क्या मिल रहा है, एक्स बटा एम और पी के मध्य क्या मिल रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एकदम सीधी रेखा मिल रही है। सीधी रेखा का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। सीधी रेखा आ रही है तो समानुपाती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एट द लो प्रेशर, फर्स्ट कंडीशन, एट द लो प्रेशर क्या बोल सकते हैं हम, एक्स एम प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1, पी की पावर 1 का मतलब पी, ठीक है। और यहां पे हमने इस प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगाया, तो इसको बोल दिया हमने के पी। के यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, एक कांस्टेंट यूज किया है जिसको हम बोल रहे हैं के पी। के यहाँ पे क्या है, व्हाट इज के, के इज द कांस्टेंट, व्हाट इज के इज कांस्टेंट, ओके। तो लो प्रेशर पे क्या है, हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हम क्या कह रहे हैं, एट द हाई प्रेशर, एट द हाई प्रेशर, क्या विचार है आपका हाई प्रेशर पे, देखो स्ट्रेट लाइन, क्या प्रेशर बढ़ाने पे एक्सएम की वैल्यू बढ़ रही है, क्या एक्सएम के मान में ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, यानी कि जो एक्स बटा एम है वो स्वतंत्र हो चुकी है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है, किससे, प्रेशर से। एट द हाई प्रेशर क्या हो चुका है कि जो एक्स बटा एम है वो पी से इंडिपेंडेंट हो चुकी है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स एम प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर 0। अभी p का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, तो p की पावर क्या बोल दी, 0 बोल दी। एक्स एम इज इक्वल्स टू के पी 0, किसी की भी पावर 0 होती है, मीन्स क्या होता है, x बटा एम इज इक्वल्स टू के एट द हाई प्रेशर।
थर्ड कंडीशन हम बात करें इंटरमीडिएट, यानी लगभग ये वाला प्रेशर, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, यानी यहाँ पे P तो नहीं बोल सकते, P की पावर 1 तो नहीं बोल सकते, फिर इसे क्या कहें, थर्ड कंडीशन, एट द इंटरमीडिएट प्रेशर। देखिए यहां पे P की वैल्यू, P की अपन कितनी बता रहे हैं, पावर 0, यहां तक कितनी बता रहे हैं, P की पावर 1। तो यहां पे क्या होगा, P की पावर 0 और 1 के बीच में होगी। भाई हाई प्रेशर पे 0 हो गई, लो प्रेशर पे 1 थी, तो जो मिड वैल्यू है, इंटरमीडिएट वैल्यू है, मध्यम मान है, वहां पे क्या होगी, P की वैल्यू जो पावर है वो 0 और 1 के बीच में होगी। और इस 0 और 1 के बीच में पावर, उसको अपन किससे शो कर दें, x/m प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1/n, और 1/n की वैल्यू किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए सेम हियर, x/m प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, P1/n, ये हमें इंटरमीडिएट प्रेशर पे मिल गई। और इसी इक्वेशन को कहा जाता है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की समीकरण। ये वाली इक्वेशन आपने ध्यान में रखनी है, यानी यहाँ पे जो लो प्रेशर है उस पे 1/n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1/n क्या होगा, 1, यानी n बराबर क्या होगा, 1 ही होगा, तभी तो 1 आएगी वैल्यू। यहाँ पे हाई प्रेशर पे क्या होगा, 1/n इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ पे 0 कब हो, जब n क्या हो, इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे 1/n से हम शो कर रहे हैं एट द इंटरमीडिएट प्रेशर। तो ये हमें इक्वेशन यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको राइट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसे कह देते हैं थर्ड। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इसके। देखिए अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर थर्ड का लोग ले लेते हैं। हम क्या करें, इसे मिटा दूं, ये बात आ गई ना समझ में। पहले प्रेशर बढ़ा रहे थे तो x/m भी बढ़ रहा था, फिर थोड़ा कम हुआ और एटलीस्ट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसे क्या कह रहे हैं, PS सैचुरेशन प्रेशर। इसके पश्चात प्रेशर बढ़ाने पर जो x/m है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। ओके, अब देखिए आगे इक्वेशन 3 के दोनों ओर लोग लेने पर, दोनों ओर क्या ले लें, लोग ले लें, तो क्या लिखेंगे, लोग x/m इज इक्वल्स टू 1/n log P, 1/n log P प्लस log K। यही होगा ना इक्वेशन नंबर थर्ड का, जब आप लोग लेओगे यही मिलेगा आपको, log x/m 1/n log P प्लस log K। या आप यूं भी देखो, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते थे, log x/m इज इक्वल टू log K प्लस 1/n log P। भाई इसको मैंने रीराइट कर दिया, देखो आपको ये मिलने वाला था, log x/m इज इक्वल्स टू log K प्लस 1/n log P। यही तो मिलना था इससे, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। क्यों लिख दिया, इसे मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इक्वेशन 4 क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। y के इक्वलेंट log x/m, m के इक्वलेंट 1/n, x के log p एंड c इंटरसेप्ट log k। ये हमें इक्वेशन यहाँ पे प्राप्त होती है जो स्ट्रेट लाइन के इक्वलेंट है। और स्ट्रेट लाइन के इक्वलेंट है तो हम इसके लिए ग्राफ बना सकते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें आता है, अच्छे से पढ़ रखा है हमने। देखिए हम दो एक्सिस ले लें, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस।
ये ले लिया हमने। वाई एक्सिस पे क्या लेना है, log x अपॉन m। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, log p। नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है, मींस ढाल क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऊपर की ओर। ढाल किसके इक्विवेलेंट है, 1 अपॉन n। स्लोप इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। और इंटरसेप्ट किसके इक्विवेलेंट है, log k। ये आपको यहाँ पे ग्राफ प्राप्त होगा। स्लोप किसके बराबर होगा, यहाँ पे 1 अपॉन n के इक्विवेलेंट होगा ये वाला स्लोप। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमें ग्राफ प्राप्त होगा। ये तो हमने गैस के लिए लिखा है, इसे सॉल्यूशन फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और सॉल्यूशन फॉर्म में क्या होगा, सेम रिएक्शन जो इक्वेशन रहेगी, केवल प्रेशर के स्थान पे क्या आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। क्योंकि गैसेस के लिए तो हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, पर जब लिक्विड्स की बात आती है, द्रवों की बात आती है, तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। कोई डिफरेंट नहीं आएगा इस इक्वेशन में। यहाँ पे केवल P के स्थान पे कौन आ जाएगा, C यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो गाइज इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करना है, उसी से रिलेटेड बातें करेंगे अगली क्लास में। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।